हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला। आज के वीडियोस में हम लोग समझेंगे आयतन और क्षेत्रफल को। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो पार्ट है क्लास 10th के लिए या किसी भी क्लास के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी दे रहे हो या 9th में हो, 8th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। आज के सेशन में हम लोग बेसिक से लेकर पूरे हाई लेवल तक हम लोग आयतन और क्षेत्रफल को समझ लेंगे। ठीक है, ये वीडियो हमारा 2 पार्ट में आएगा। अगर आप पूरे पार्ट को देख लेते हैं तो आप किसी भी आकृति का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन की। आज के सेशन में हमारा टॉपिक है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्थात वॉल्यूम एंड एरिया। वॉल्यूम और एरिया क्या होता है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल को समझेंगे, सबसे पहले हम लोग एरिया को समझेंगे। एरिया क्या होता है, तो देखिए कोई पदार्थ, कोई भी वस्तु कितना स्थान को ढक रहा है वही उसका क्षेत्रफल हो जाता है। कोई वस्तु कितना स्थान को ढक रहा है वही उसका क्षेत्रफल हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक आकृति बना दिया, अब यह आकृति बोर्ड के जितने भाग को घेरा हुआ है वही इसका क्या है, क्षेत्रफल है। यह आकृति बोर्ड के जितने भी भाग को घेरा हुआ है वही इसका क्या है, क्षेत्रफल है। यह आकृति जितने भी बोर्ड के भाग को घेरा हुआ है वही इसका क्या है, क्षेत्रफल है। सपोज डैट मैं अपना एक हाथ ऐसे किया, अब इस हाथ से बोर्ड के जितने भी भाग ढक लिए हैं वह मेरे हाथ की क्या है, क्षेत्रफल है। समझ में आया। क्षेत्रफल के कुछ और एग्जांपल देखिए। आप चद्दर लिए हैं, उस चद्दर को अगर जमीन पर डाल दिए, वो चद्दर जितना जमीन के भाग को ढक दे रहा है वह उस चद्दर की क्या है, क्षेत्रफल है। हमारा ये बोर्ड है, दीवार के जितने भी भाग को ढक दिया है वह इस बोर्ड की क्या है, क्षेत्रफल है। चलिए हम लोग आयतन को समझते हैं। क्षेत्रफल क्लियर हो गया, हम लोग आयतन को समझते हैं। आयतन क्या होता है, तो देखिए कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता हो वह उसकी क्या है, आयतन है। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता हो वह क्या है, आयतन है। ठीक है, जैसे ये हमारा पेन, ये हमारा मार्कर है, ये कुछ ना कुछ स्थान घेरा हुआ है, कुछ ना कुछ स्थान घेरा हुआ, अर्थात कह सकते हैं कुछ ना कुछ बायों को यहां से हटा दिया है। ये क्या है, इसकी आयतन है। हमारा ये बोर्ड है, लंबा चौड़ा तो आपको दिख रहा होगा, ये 1-1.5 इंच के आसपास मोटा भी है, तो उतने दूर के वायु को क्या किया होगा, ये विस्थापित किया होगा, तो वह इसकी क्या है, आयतन है। आयतन समझने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूं। आप किसी पत्थर के टुकड़े को ले लीजिएगा, उसे पानी में डाल दीजिएगा, वह जितना पानी बाहर निकाल देगा वह उस पत्थर की क्या होगी, आयतन होगी। वह उस पत्थर की आयतन होगी। ठीक है, तो आयतन का सीधा सीधा मतलब होता है कोई वस्तु कितना स्थान घेर रहा है। क्षेत्रफल में क्या बताया, कितना स्थान ढक रहा है। क्षेत्रफल में आपको बताया था कितना स्थान ढक रहा है। ठीक है, ढकना। और आयतन क्या करता है, तो आयतन आपका कितना स्थान घेरता है, कितना स्थान घेरता है, कितना स्थान घेरता है। समझ में आया। आयतन समझ लिए, क्षेत्रफल समझ लिए, इनमें थोड़ा सा अंतर और समानता को देख लेते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल में हम लोग जानते हैं कि हमारी जितनी भी सृष्टि है इनमें हम 3 ही डायमेंशन को देख सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। हम जितने भी वस्तु को देख पाते हैं उनमें ये 3 डायमेंशन होता ही होता है। चाहे वो वस्तु कितना भी थिकनेस में हो, कितना भी थिकनेस में हो, उसमें ये 3 डायमेंशन होता ही होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अर्थात हाइट, ब्रीथ और लेंथ। लेंथ, हाइट, ब्रीथ। जैसे मैं बोला आपको क्षेत्रफल के रिगार्डिंग, क्षेत्रफल में क्या होता है, तो क्षेत्रफल में आपका लंबाई होता है प्लस चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल में आपका 2 ही डायमेंशन होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। सपोज दैट ये बोर्ड है, बोर्ड जो है इस दीवार के कुछ भाग को ढका हुआ है, तो किससे ढका हुआ है, ये कुछ लंबा है और कुछ चौड़ा है, तो ये लंबाई चौड़ाई से ही ढका है, ये अपने ऊंचाई से नहीं ढका है, ये अपने मोटाई से इस दीवार को नहीं ढका है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई से ढका है। ठीक है, ये आयतन में क्या होता है, तो आपका आयतन में लंबाई भी होता है प्लस चौड़ाई भी होता है प्लस में ऊंचाई भी होता है। आयतन में आपका लंबाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई होता है।
अर्थात इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। आप आयतन को आप थ्री डायमेंशनल कह सकते हैं और क्षेत्रफल को आप 2 डायमेंशनल कह सकते हैं, 2D, डी यानी डायमेंशन। ठीक है, क्षेत्रफल में कितने डायमेंशन होते हैं? तो क्षेत्रफल में हमेशा 2 ही डायमेंशन होते हैं, चाहे वो क्षेत्रफल किसी भी रूप का हो, आपका त्रिभुजाकार हो, वर्गाकार हो या वृत्ताकार हो, 3 डायमेंशन होंगे। ठीक है, आप इसमें तो जानते हैं लंबाई चौड़ाई होता है, इसमें भी जानते हैं कि एक ऊंचाई होता है, आधार कहते हैं, आधार गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो कहते हैं। ठीक है, नहीं पता है आपको कोई भी सूत्र, मैं आपको सब बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। आप इसमें क्या कहते हैं? एक को ऊंचाई कहते हैं, एक को आधार कहते हैं। आधार गुणे ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो आप कहते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार को आप क्या कह सकते हैं? लंबाई कह सकते हैं, और ऊंचाई का कह सकते हैं, चौड़ाई कह सकते हैं। बस नाम इसका चेंज हुआ है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, ये कहिएगा वृत्त में तो आपका लंबाई और चौड़ाई ना ऊंचाई की कोई नहीं आता है। तो देखिए, वृत्त में एक रेडियस होता है जिससे आप लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। रेडियस का आप लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या को ही हम लोग इसमें 2 बार गुणा कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जब ज्ञात करते हैं तो त्रिज्या को ही हम लोग 2 बार गुणा कर लेते हैं। जब इसको 2 बार गुणा कर लेते हैं तो हम इसे कह सकते हैं लंबाई गुने लंबाई या लंबाई गुने चौड़ाई। इसमें से एक को लंबाई, एक को चौड़ाई कह सकते हैं, क्योंकि हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या हो गया? लंबाई मान लीजिए या चौड़ाई मान लीजिए, त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या की चौड़ाई, एक को आप लंबाई कह लीजिए, एक को चौड़ाई कह लीजिए। देखिए, ये नाम है, ये नाम में ये आपका फिक्स नहीं कि इसको लंबाई कहेंगे, इसको चौड़ाई कहेंगे, आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग ध्यान रखते हैं कि जिसकी डायमेंशन ज्यादा होगी उसे लंबाई कहेंगे। हम लोग इस चीज को ध्यान रखते हैं कि जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर और इसको कह दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये बड़ा है क्योंकि इसको 8 कहा है, तो हम लोग ज्यादा करके इसको लंबाई कह लेते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो जिसका डायमेंशन ज्यादा हो उसको लंबाई कह लेंगे। ठीक है, ये हमारी मेंटेलिटी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और इस पे कुछ प्रश्न भी देखते हैं। घन और घनाभ, घन और घनाभ, इनमें कुछ समानता है, कुछ अंतर भी है, सबको साथ साथ देखते चलेंगे। घन और घनाभ आपको क्यों पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जिस कमरे में रहते हैं उसकी आकृति कैसी है? तो उसकी आकृति कैसी है? घनाभाकार है या घनाकार है। जब उसके सभी डायमेंशन आपस में बराबर हो जाए, आपके रूम मान लीजिए लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है, तब वो आपका रूम कैसा हो गया? घनाकार हो गया। किंतु मान लीजिए उसका चौड़ाई 12 हो गया, लंबाई 10 है, ऊंचाई 10 है, तो आपका रूम कैसा हो गया? घनाभाकार। अगर किसी भी भुजा में कुछ भी अंतर आ जाए तो आपका आकृति घनाभाकार हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ और इसके पढ़ने का कारण समझेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक ट्रक आई है, उसमें गिट्टी लोड है, कोई ट्रक आई है, उसमें गिट्टी लोड है, उसमें गिट्टी लोड है, वो ड्राइवर जो है वो कह रहा है कि हमारा गिट्टी जो है 70 रुपया फुट घन है। आपका जो ड्राइवर है वो कह रहा है कि हमारा गिट्टी जो है 70 रुपया घन फुट है। हमारा गिट्टी क्या है? 70 रुपया घन फुट है। तो आप मेरे ट्रक को माप लीजिए और जितना आपका घन फुट गिट्टी हो रहा है उतना का पैसा हमें दे दीजिए। या बालू लेकर आया, मान लीजिए बालू वो लेकर आ गया और वो कह दिया कि मेरा जो बालू है 40 रुपया घन फीट है, 40 रुपया घन फीट है। आप एक काम कीजिए, हमारा जो ट्रक है या हमारा जो गाड़ी है उसमें कितने बालू है उसे माप लीजिए और जो पैसा हुआ वो हमें दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे? अब देखिए उसे मापेंगे कैसे। उसे मापने के लिए हमें जरूरत पड़ती है आयतन निकालना आना चाहिए।
हमें क्या निकालना आना चाहिए? आयतन। आयतन निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की। अगर वो ट्रक वाला आपको माप कर बता दे कि मेरी जो ट्रक है 20 फीट लंबी है, 8 फीट चौड़ी है और मैं जो गिट्टी भर के लाया हूं वो 3 फुट ऊंचा भर के लाया हूं। मैं जो गिट्टी भर के लाया हूं 3 फुट ऊंचा भर के लाया हूं। अब आप इससे आसानी से गिट्टी कितना है माप सकते हैं और उसका पैसा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अगर इन तीनों को गुणा कर दें तो 8 क्या हमारा हो जाता है 24। 24 दूनी कितना होता है 48। 24 दूनी 48। हमारा टोटल माप कितना आ गया 480। तो हम उससे कह सकते हैं कि आपका जो गिट्टी है 480 घन फुट है। आपका गिट्टी कितना है 480 घन फुट है। और आपने जैसा कहा कि हमारा गिट्टी 70 रुपया घन फीट है, एक घन फीट का 70 रुपया दाम है, तो 480 का कितना दाम होगा? हम इससे गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 कितना हो गया टोटल 2 जीरो बिठा दिए। 8 सते 56, 56 का 6, हर कितना 5 हमारा बचा। हर कितना बचा 5। 7 चौक 28, 28 और 5, 28 5 जोड़ दे तो हमारा हो जाता है 33। तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? हमें उससे 33,600 रुपया देना पड़ेगा। हमें उससे 33,600 रुपया देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर बालू लेकर आया है जो, और ड्राइवर आपसे कहे कि मेरी भी ट्रक की लंबाई 20 फीट है, चौड़ाई भी हमारा सेम ही है 8 फीट है, किंतु हम गिट्टी जो है 5 फीट ऊपर लाद के लाए हैं। हमारी जो गिट्टी लाद के लाई हुई गाड़ी है वो 5 फीट ऊपर लादी गई है। तो आप हमारा भी निकाल कर और हमें हमारा पैसा दीजिए। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, इन सबको आपस में गुणा कर देंगे। गुणा कर लेते हैं। 8 पचे कितना होता है 40। 40 में हमारा 1 जीरो हो गया, इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बचा क्या है 20 और 40 को गुणा करना। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 जीरो 1 जीरो कितना हो गया 2 जीरो। उसका बालू कितना हो गया 800 घन फीट। उसका बालू कितना हुआ 800 घन फीट। वो कह रहा है कि मेरा बालू किसे है 40 रुपया घन फीट। तो 40 से गुणा कर देंगे 800 में। 1 2 3 3 जीरो। ठीक है, 4 दो नहीं 8, सॉरी 8 चौके 32। हमारा पैसा कितना हुआ? हमारा पैसा हो गया 32,000 रुपये। तो ऐसे हम निकालते हैं। चलिए तो घन और घनाभ में अंतर देख लेते हैं। घन और घनाभ में अंतर क्या होता है? तो देखिए दोनों में पहले समानता देख लेते हैं। ये दोनों के दोनों 3 डायमेंशनल होते हैं। दोनों के दोनों 3 डायमेंशनल होते हैं। दोनों के दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दोनों का हम लोग क्या कर सकते हैं क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दोनों का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दोनों का हम लोग आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों का हम लोग आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। आयतन बोले तो वॉल्यूम। दोनों का हम लोग आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब इनमें कुछ अंतर देखते हैं। इनकी आकृति भी लगभग समान होती है लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, तो उसे देखते चलते हैं। ये कहता है कि मेरा तीनों के तीनों, हमने आपको बताया इसमें कितने डायमेंशन होते हैं 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशनल को बोल सकते हैं 3 भुजा वाला। ठीक है, ये कहता है कि मेरा तीनों भुजाएं जो होती है समान होती है। तीनों भुजाएं समान होती है। समान बोले तो बराबर होती है। ये कहता है मेरी तीनों भुजाएं समान होती है। ये कहता है अर्थात इनके तीनों भुजाएं, घनाभ के तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हुई और घन के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। आकृति से समझते हैं घन और घनाभ को। ये हमारा एक घन बन रहा है। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। हमने एक चतुर्भुज बना दिया, एक और चतुर्भुज इस पे बना दे रहे हैं और इनके कोर को आपस में मिला दे रहे हैं। इनके कोर को आपस में मिला दिए, ये हमारा घन हो गया।
घनाभ क्या होता है? तो घनाभ कहता है कि मेरी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। तो हम एक ऐसी आकृति बनाने जा रहे हैं जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो। ठीक है, सेम तरीका का ये भी आकृति बनता है। इनका भी कॉर्नर जो है मिला देते हैं दो चतुर्भुज बना के, ये हमारा घनाभ तैयार हो गया। अब कहिएगा सर आकृति तो बना दी है लेकिन मुझे समझ में नहीं है। तो आपको समझ में आने के लिए मैं आपको कहूंगा, आप अपने घर में ईंट को देखते हैं, ईंट आपका घनाभाकार होता है। माचिस के डिब्बी को देखते हैं, सलाई की डिब्बी को, वो भी आपका क्या होता है? घनाभाकार होता है। आप फोन चलाते हैं, फोन, वो भी क्या है? घनाभाकार है। अब कहिएगा सर कि आपने घनाभाकार का तो इतना सारा एग्जाम्पल बता दिए, घन का नहीं बताए। तो देखिए घन का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कोई भी घनाभाकार वस्तु जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाए। कोई भी घनाभाकार वस्तु जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाए वो आपका क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। घनाभाकार और घनाकार में थोड़ा सा समानता देख लीजिए। प्रत्येक घनाकार वस्तु को घनाभाकार कह सकते हैं, प्रत्येक घनाकार वस्तु को घनाभाकार कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक घनाभाकार वस्तु को घनाकार नहीं कह सकते। प्रत्येक घनाभाकार वस्तु को घनाकार नहीं कह सकते। ठीक है, इनमें कुछ और बातें जान लेते हैं। यह हमारा घन है, घन का ये क्या है? कोना है। घन का क्या है? कोना है। आपका घर होता है, घर का ये क्या होता है? कोना उससे कहते हैं। ये क्या है? ये हमारा किनारा होता है, किनारा। ये हमारा क्या होता है? किनारा। और इस पार्ट को क्या कह सकते हैं? यानी दीवार के बीच वाले भाग को क्या कह सकते हैं? तो दीवार के बीच वाले भाग को सरफेस कह सकते हैं, यानी सतह कह सकते हैं, सतह। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक रूम में घन या घनाभ का मतलब होता है आपका रूम। ठीक है, एक रूम में कोना कितना होता है, किनारा कितना होता है और सतह कितना होता है। तो आप जिस रूम में रह रहे हैं उसका कोना काउंट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके रूम में कोना कितना होता है? 8 होता है। आप अपने रूम की कोना को काउंट कर सकते हैं। कोना काउंट करते समय आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, छज्जे का जो कोना होता है उसे मत काउंट कीजिएगा। ठीक है, पूरे रूम का कोना केवल काउंट कीजिएगा। अगला किनारा। आपके रूम में किनारा कितना होता है? तो देखिए एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये रहा, 1 2 3 4। कितना हुए? 4। अब यहां जाइए, 5 6 7 8 9 10 11 और एक यहाँ पे 12। तो हमारा रूम में किनारा कितना होता है जी? हमारे रूम में किनारा जो होता है 12 होता है। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। सतह, तो आपके रूम में सतह कितना होता है, जिससे आप लोग फलक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके रूम में जो सतह होता है 6 होता है। अब काउंट कर लेते हैं इसे। तो देखिए ये आपका एक रूम हो गया। रूम हम लोग इस आकृति में कोना आपको अच्छे से नहीं काउंट करा सकते, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं। हम लोग जानते हैं 4 दिशाएं होती है, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर। ठीक है, आपके रूम में भी जहां बीच में खड़े हो जाए वहां से 4 दिशाएं देख लीजिए। पूरब साइड की एक दीवार, पश्चिम साइड की एक दीवार, कितने हो गए? 2 दीवार। एक उत्तर साइड की दीवार, एक दक्षिण साइड की दीवार, 2। 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। एक आपका दीवार हो जाएगा नीचे की तरफ फर्श वाला, और एक आपका दीवार हो जाएगा ऊपर की तरफ जिसे छत कहते हैं। फर्श छत, ये भी 2 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो आपका सतह या फर्श कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, यहां देखिए आकृति, एक ये रहा, एक इसके ठीक पीछे वाला।
आप इससे कर सकते हैं 1 2, ठीक है। एक इस साइड का रहा और एक इस साइड का, 1 2, तो 1 2 3 4, टोटल 4 हो गए। एक हमारा ऊपर हो गया और एक क्या हो गया, एक नीचे हो गया। 4 और 2 6, तो हमारा टोटल सरफेस कितना होता है, 6 होता है। सेम चीजें आपका घनाभ में भी होता है। घनाभ में भी आपका सेम चीज होता है, कोना, किनारा और सतह की संख्या बराबर होती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो हम लोग ज्ञात कर रहे थे क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल देखिए, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का हमारा क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो देखिए हमने यहाँ 6 क्यों लिखा है, इसको समझ लेते हैं। 6 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम जानते हैं घन में कितने सतह होते हैं, घन या घनाभ में 6 सतह होते हैं और प्रत्येक सतह का ही क्षेत्रफल होता है, प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल होगा। क्योंकि आपके घर में जो 6 सतह है कुछ ना कुछ जगह ढक रहे होंगे और ढक रहे हैं तो उनका क्षेत्रफल होगा, और होगा तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, घन का हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घनाभ का हमारा क्षेत्रफल हो जाता है 2 गुने लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस फल हो जाता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचा लंबाई गुणे ऊंचाई। देखिए यहाँ पे L4 क्या है, L4 लंबाई, B4 चौड़ाई, H4 ऊंचाई। H का मतलब ऊंचाई, B का मतलब चौड़ाई। तो हमारा घनाभ का क्षेत्रफल हो जाता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। अब आप कहेंगे हमने 2 से गुणा क्यों किया, तो देखिए हम अपने घर को देखें तो हमारा घर मूल रूप से घनाभाकार ही होता है। और आप अपने घर को, अपने रूम को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि आमने सामने की जो सतहें होती है, आमने सामने की सतहें जो होती है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होती है। आमने सामने की सतहें क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। आपका छत और फर्श का सतह बराबर निकलेंगे। उसी तरह से आप पूर्व और पश्चिम करके देखें तो पूर्व और पश्चिम साइड के सतह भी आपस में बराबर निकलेंगे और उत्तर और दक्षिण साइड के भी सतह आपस में बराबर निकलेंगे। इसलिए हमने एक एक सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। हमने 3 सतह का केवल यहाँ क्षेत्रफल लिखा है, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, 1 2 3। हमने 3 सतह का क्षेत्रफल ज्ञात किया और उन तीनों सतहों में 2 से गुणा कर दिए, क्योंकि आमने सामने की सतह बराबर होती है। इसलिए टोटल 6 सतह हो गए, 3 का निकाल लिया, 2 से गुणा कर दिए, डबल हो गए, 6 सतह का क्षेत्रफल हमारा निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। आयतन, घन का आयतन कैसे निकालेंगे, घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं घन का जो भुजा होता है आपस में बराबर होता है, तो हम इसे लिख देते हैं घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में आपस में बराबर हो सकते हैं। इसे लिख सकते हैं ए क्यूब, इंग्लिश में ए क्यूब और हिंदी में हम लोग भुजा क्यूब लिख लेते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं √3a², √3a²। इसको लिख सकते हैं 6 × 6a², 6a², ठीक है। यहां देखिए, यहां पे हमारा घनाभ का आयतन हो जाएगा L × B × H, LBH, जिससे हम लोग लिख सकते हैं LBH। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, घन का क्या होता है, घनाभ क्या होता है
इसके कितने किनारे होते हैं, इसके कितने कोण होते हैं, इसमें कितने सतह होते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, किसका किसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, किसका नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसमें और भी चीजें हमारा बच रही है, बेलन, शंकु और गोला। बेलन, शंकु और गोला, इस चीज को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।